राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 1 में अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ इस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे पिछले विषय में मैंने आपको अमेरिका के राष्ट्रपति की विधायी संबंधी शक्तियों के बारे में बताया था। आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बाकी की जो शक्तियाँ हैं उस पर चर्चा करेंगे। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ और कार्य। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसके पास बहुत शक्तियाँ हैं, पर इन सब के बावजूद भी जो उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। ऑग और रे के शब्दों में राष्ट्रपति प्रमुख विधि निर्माता, दलीय नेता, राष्ट्रीय हितों का सामान्य संरक्षक या अन्य चाहे जो कुछ भी हो, वह सर्वप्रथम एक कार्यपालिका है और कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते वह विदेशों में देश का नेतृत्व करता है, विदेशी नीति का निर्धारण करता है और सभी प्रशासनिक कार्यों पर का निर्देशन करता है। वो जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं उन सब की नियुक्ति करता है और जो है सैनिकों का वो जो है प्रमुख है। ठीक है, अब हम उसकी जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं उसको डिटेल में उस पर चर्चा करेंगे। कार्यपालिका के प्रमुख होने के कारण जो है अमेरिका के राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि वे पूरे देश में संविधान, संघीय कानून, संधियाँ और न्यायिक निर्णयों को लागू करवाएं। संविधान के अनुच्छेद 2 के पार्ट जो थर्ड उपधारा है उसके अनुसार राष्ट्रपति सभी संघीय कानूनों को समुचित रूप से लागू कराने के लिए उत्तरदायी है। यानी यह राष्ट्रपति का दायित्व है कि वह कांग्रेस द्वारा पारित जो विधेयक है, जो कानून है, उन्हें लागू कराए। पर अब ये प्रेसिडेंट के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस कानून को तो जो है कठोरता से लागू करता है और किस कानूनों को लागू करने में वो जो है सख्ताई नहीं बरतता। जैसे राष्ट्रपति क्लीवलैंड जो थे उन्होंने शर्मन एंटी ट्रस्ट लॉ को लागू करने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किया। तो कानूनों को लागू करने का काम किसका है? राष्ट्रपति का। पर ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि अगर कानून राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ना है तो वो उसको कानून को लागू करने में अधिक कठोरता नहीं करता। इसी के साथ साथ कानून लागू करने के साथ साथ जो राष्ट्रपति है वो अमेरिका में व्यवस्था बनाए रखने का भी जो काम है वो राष्ट्रपति का ही है। यह राष्ट्रपति को देखना है कि किसी भी राज्य के अंदर कोई उपद्रव या कोई आंतरिक हिंसा तो नहीं हो रही है। ठीक है, राष्ट्रपति आइजेनहोवर ने गवर्नर के विरोध के बावजूद भी लिटिल रॉक स्कूल समन्वय विवाद के संबंध में सेना का उपयोग किया था। यानी अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि राज्य के अंदर कहीं पर भी कोई उपद्रव या आंतरिक हिंसा हो रही है तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति पहल लेकर कार्य कर सकता है और जो है सशस्त्र सेनाओं को भी वो भेज सकता है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो सशस्त्र सेनाओं का जो है सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति जो है वो सेना का प्रमुख है। युद्ध और शांति दोनों ही समय राष्ट्रपति जो है वो सेना के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। सेना प्रमुख होने के कारण वह नौसैनिक, वायु सैनिक और थल सैनिक के जो उच्च अधिकारी होते हैं उनकी जो है वो नियुक्ति करता है। सेना प्रमुख होने के कारण जो है राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकता है, लेकिन युद्ध की घोषणा के लिए जो है उसे कांग्रेस का जो है अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है।
लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का प्रयोग इस प्रकार करता है कि कांग्रेस के सामने जो है युद्ध की घोषणा करने के अतिरिक्त कोई और मार्ग ही नहीं रहता। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अगर हम घटना चक्र को देखें तो कांग्रेस ने जो है तटस्थता अधिनियम पारित किया था, लेकिन उन सब के बावजूद भी जो है राष्ट्रपति ने जो है मित्र राष्ट्रों की रक्षा करी और इसके कारण जो है ऐसा घटना चक्र पड़ा कि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जो है आक्रमण करा और उसके बाद जो है कांग्रेस के सामने कोई और ऑप्शन ही नहीं रह गया था सिवाय कि युद्ध की घोषणा करने के। कार्यपालिका प्रमुख होने के कारण जितनी भी मेजर अपॉइंटमेंट्स है, नियुक्तियां हैं, वो सब राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। हालांकि राष्ट्रपति जो भी नियुक्तियां करता है उन सब के लिए उसे सीनेट का अनुमोदन लेना आवश्यक है। ठीक है, ये जो नियुक्तियां हैं इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। वे उच्च पद जिन पर कि सीनेट का जो परामर्श है और उसके बहुमत के बाद ही जो है नियुक्तियां की जाती हैं, और वो निम्न पद, ठीक है, जिसमें सीनेट की सहमति से जो है राष्ट्रपति स्वयं या विभागीय अध्यक्षों जो है उसकी नियुक्ति करते हैं। अब जो मेजर पदों की हम बात करें तो राष्ट्रपति जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राजदूतों की नियुक्ति, वाणिज्य दूतों की नियुक्ति, जो विभाग के जो प्रमुख अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति। ठीक है, तो इन सब की जो नियुक्ति करने का काम है वो राष्ट्रपति के पास है। मैंने आपसे बताया नियुक्ति किसके अनुमोदन के बाद करेगा राष्ट्रपति, नियुक्ति करेगा वो सीनेट के अनुमोदन के बाद। अब इधर सीनेट में मैं बताऊँ तो अमेरिका की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर एक पद्धति डेवलप हो गई है, या मैं कहूँ तो एक परंपरा बन गई है, और वो है सेनेटोरियल कर्टसी। ये जो सेनेटोरियल कर्टसी है ये एक अलिखित परंपरा है या नियम है जिसके अनुसार राष्ट्रपति जो है वो अपने दल के उन सीनेट सदस्यों से नियुक्ति के संबंध में मंत्रणा करता है जो उस राज्य की ओर से सीनेट के सदस्य हैं जिनमें नियुक्ति करनी है। कहने का क्या मतलब है कि राष्ट्रपति जिस राज्य में नियुक्ति करता है उस राज्य के जो सीनेटर होते हैं उनसे वो सलाह विमर्श करता है। अगर राष्ट्रपति उनसे सलाह विमर्श करके नियुक्ति करता है तो जो सीनेट है उस नियुक्ति का अनुमोदन कर देती है। किंतु यदि राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता और अपनी इच्छा से ही नियुक्ति करता है तो सीनेट के अन्य सदस्य अपने कलीग के प्रति शिष्टता का पालन करते हुए राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति को अस्वीकार कर देते हैं, और इसे ही जो है सेनेटोरियल कर्टसी माना जाता है या कहा जाता है। अब चूँकि मेजर अपॉइंटमेंट्स जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, अब उनको हटाने के संबंध में जो है अमेरिका के संविधान में कुछ नहीं कहा गया। अमेरिका के संविधान में तो केवल इतना कहा गया है कि जैसे अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको इम्पीचमेंट प्रोसीजर द्वारा हटाया जा सकता है, बाकी अन्य मामलों में संविधान में कुछ नहीं कहा गया। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने मायर्स केस में राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया है कि यह जो उच्च पदाधिकारी हैं जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है उन्हें पद से हटाने का अधिकार भी जो है अब राष्ट्रपति के पास ही है। तो हो क्या गया कि राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट्स भी करता है और जिन पदाधिकारियों को वो अपॉइंट करता है उनको वो अपने पद से हटा भी सकता है, लेकिन यहाँ वो जो है न्यायालय के न्यायाधीशों को, संस्था या आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनको वो अपने पद से हटा नहीं सकता।
अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो विदेश नीति का निर्धारण करता है। अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति जो है विदेश नीति का प्रमुख प्रवक्ता है। हम अमेरिकी हिस्ट्री को देखें तो उसके अंदर हम देखें, चाहे ट्रूमैन सिद्धांत हो, मुनरो डॉक्ट्रिन हो, आइजनहोवर सिद्धांत हो, निक्सन डॉक्ट्रिन हो, ये सब किसके नाम पर है? अमेरिका के राष्ट्रपति के ही नाम पर। तो पूरी विदेश नीति का जो संचालन है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। चूँकि वो विदेश नीति का संचालन करता है तो विदेशी सरकार को मान्यता प्रदान करने का काम कौन करेगा? वो करेगा अमेरिका का राष्ट्रपति। जैसे ट्रूमैन ने जो है इज़राइल को पहले ही मान्यता दे दी थी, या अमेरिका ने जो चाइना था, जो कम्युनिस्ट चाइना था, उसको मान्यता जो है नहीं दी थी, उसको मान्यता प्रेसिडेंट निक्सन ने दी थी। उससे पहले के राष्ट्रपतियों द्वारा जो थी उसे मतलब जो कम्युनिस्ट चाइना था उसे मान्यता नहीं दी गई थी। अब विदेश नीति का प्रमुख होने के कारण वो जो है अंतर्राष्ट्रीय संधियां करता है या प्रशासकीय समझौते करता है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां की जाती है अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा, यह संधियां तभी वैध होती है जब उन्हें सेनेट अपने 2/3 बहुमत से पारित कर दे। जैसे जो इसका जो सबसे मेजर उदाहरण है वो ये है कि अमेरिका ने लीग ऑफ नेशंस, जिसे हम राष्ट्र संघ कहते हैं, जिसका कि निर्माण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, उसके निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। लेकिन सेनेट जो है उसने इस संधि को जो है अनुमोदन देने से इनकार कर दिया था। तो परिणाम क्या हुआ कि अमेरिका जो था वो लीग ऑफ नेशंस का सदस्य ही नहीं बन पाया। तो जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होंगी उन सब के लिए सेनेट का अनुमोदन आवश्यक है। लेकिन जो राष्ट्रपति प्रशासकीय समझौते करता है, जो एग्रीमेंट्स करता है प्रेसिडेंट, उसके लिए उसे सेनेट का अनुमोदन लेने की आवश्यकता ही नहीं होती। अब क्या करता है अमेरिका में राष्ट्रपति? अब अमेरिका में राष्ट्रपति क्या करता है कि वो ट्रीटीज ना करके एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट्स कर देता है। और अब ये जो एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट्स हैं उनके लिए उसे चूँकि सेनेट की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, तो राष्ट्रपति ने ये एक दूसरा तरीका निकाल लिया जिसके लिए उसे अब सेनेट के अनुमोदन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो मतलब ये थी अमेरिका के राष्ट्रपति की, अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव पावर्स या कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में उसकी एक और पावर है कि वो अपनी कैबिनेट को भी जो है वो नियुक्त करता है, अपनी मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनको वो नियुक्त करता है। अब अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो मंत्रिमंडल का स्वामी होता है। वो किसी भी मंत्री को मंत्रिमंडल के अंदर इंक्लूड कर सकता है या किसी भी मंत्री को हटा भी सकता है। यहाँ अगर हम बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति की मंत्रिमंडल के साथ अगर हम भूमिका की बात करें तो यहाँ वो उनका हेड है। यहाँ वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स नहीं है, जैसे ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर होता है, या चंद्रमा में मतलब नक्षत्रों में चंद्रमा के समान नहीं है। वो उनका मास्टर है, उसकी जो पावर होती है मतलब उसके पास ही सारी शक्तियाँ हैं। अगर मंत्री उनकी बात नहीं मानते तो राष्ट्रपति जो है उन्हें अपने पद से हटा भी सकता है। अब अगली हम उसकी शक्तियों की बात करें तो वो है उसकी क्षमादान करने की शक्ति, या इसको अगर हम कहें तो उसकी जुडिशियल पावर्स में भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। जुडिशियल पावर्स देखें तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति जो है वो संघीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। किसके अनुमोदन से? सेनेट के अनुमोदन से। इसी के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति को जो है क्षमादान करने का अधिकार भी प्राप्त है। वो किसी भी व्यक्ति को जो कि दंडित किया गया है
उसकी जो दंड है उसे क्षमा कर सकता है, उसके दंड को कम कर सकता है। अगर मृत्यु दंड दिया गया है तो उसे स्थगित कर सकता है या उसे उसे हटा भी सकता है। ठीक है, तो आज हमने अमेरिका के राष्ट्रपति की 2 शक्तियों के बारे में अध्ययन करा, उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ और उसकी न्यायिक शक्तियाँ। बाकी की शक्तियाँ जो है हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बाकी की जो शक्तियाँ हैं हम उसे अगले व्याख्यान में उस पर डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।